आज वेनेजुएला की बात करते हैं। एक ऐसा देश जिसकी कहानी समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, एक वक्त था जब ये लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में से एक था और आज एक बहुत गहरे संकट में फंसा हुआ है। आखिर ऐसा हुआ क्या? यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि इतना पैसा, इतनी दौलत होने के बावजूद कोई देश बिखर कैसे सकता है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। आज की हालत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सारी कहानी वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की बुनियाद से शुरू होती है। और ये बुनियाद सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, नंबर 1। मतलब उनके पास लिटरली पैसों का समुंदर था। पर यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत थी। जब किसी देश की पूरी इकोनॉमी सिर्फ एक चीज पर निर्भर हो तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, और वेनेजुएला पूरी तरह से तेल के एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट था। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। 1999 में ह्यूगो शावेज सत्ता में आए। उन्होंने बोलिवियाई समाजवाद शुरू किया। सीधे शब्दों में कहें तो देश की तेल की दौलत का इस्तेमाल गरीबों के लिए सोशल प्रोग्राम्स पर किया जाने लगा। और क्योंकि उस वक्त तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, तो ये सिस्टम कुछ वक्त के लिए काम भी कर गया। लेकिन इसी के साथ सरकार का कंट्रोल बढ़ने लगा। तेल जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया गया। और तभी कुछ आवाजें उठने लगी थीं कि यार ये सिस्टम लंबा नहीं चलेगा, इकॉनमी की नींव कमजोर हो रही है। और फिर ठीक जब चीजें डामाडोल हो रही थीं, सत्ता बदली। ह्यूगो शावेज के बाद आए निकोलस मदुरो, और शायद उनकी टाइमिंग इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती थी। मादुरो, जो पहले एक बस ड्राइवर और यूनियन लीडर थे, 2013 में प्रेसिडेंट बने। उन्हें विरासत में एक ऐसा देश मिला जो बाहर से तो ठीक दिख रहा था, पर अंदर से टूटने की कगार पर था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 2014 के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतें धड़ाम से नीचे गिर गईं। बस ये वो पल था जब वेनेजुएला का पूरा सिस्टम कोलैप्स होना शुरू हो गया। इसके बाद जो हुआ वो एक चेन रिएक्शन जैसा था। पहला, तेल से आने वाला पैसा अचानक बंद हो गया। दूसरा, सरकार के पास बाहर से जरूरी सामान जैसे खाना और दवाइयां मंगाने के पैसे नहीं बचे। तीसरा, देश में इन चीजों की भारी कमी हो गई। चौथा, अपने खर्चे पूरे करने के लिए सरकार ने बस और ज्यादा नोट छापने शुरू कर दिए। और नतीजा, पैसा अपनी कीमत खो बैठा, वो लगभग बेकार हो गया। महंगाई लाखों प्रतिशत तक पहुंच गई। इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। जरा सोच कर देखिए इसका मतलब। लोगों की जिंदगी भर की बचत, उनकी सैलरी रातों रात लगभग 0 हो गई। पर ये नंबर तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इस आर्थिक तबाही का आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ा, वो समझना सबसे जरूरी है। असलियत ये थी कि सुपरमार्केट की शेल्व्स खाली थीं। दूध, आटा या टॉयलेट पेपर जैसी बेसिक चीजों के लिए लोगों को घंटों, कभी-कभी तो दिनों तक लाइन में लगना पड़ता था। हालत इतनी खराब हो गई थी कि एक डॉक्टर या इंजीनियर की महीने भर की सैलरी भी कुछ ही डॉलर्स के बराबर रह गई थी। मतलब आप पूरा महीना काम करते हैं और बदले में इतने पैसे भी नहीं मिलते कि ठीक से खाना खा सकें। ऐसे में बहुत से परिवारों के लिए अपने ही देश में रहना नामुमकिन सा हो गया। और यहीं से शुरू हुआ हमारे समय का सबसे बड़ा माइग्रेशन संकट। लाखों वेनेजुएला के लोगों ने अपना घर-बार छोड़ दिया और पैदल ही कोलंबिया, पेरू, ब्राजील जैसे पड़ोसी देशों की तरफ निकल पड़े। ठीक है, तो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, क्योंकि वेनेजुएला का ये संकट सिर्फ उसकी सीमाओं के अंदर नहीं रहा, ये एक ग्लोबल मुद्दा बन गया। अमेरिका समेत कई देशों ने वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इस पर एक बड़ी बहस है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये प्रतिबंध जरूरी हैं ताकि सरकार पर सुधार के लिए दबाव बने। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि इन प्रतिबंधों से आम लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो सवाल यह है कि इतने बड़े संकट के बाद भी मादुरो सत्ता में कैसे टिके हुए हैं? इसके पीछे कुछ बड़ी वजह है। पहली, मिलिट्री पे उनका पूरा कंट्रोल है। दूसरी, सरकारी संस्थाएं उनके साथ हैं। और तीसरी, उन्हें रूस, चीन और क्यूबा जैसे देशों से अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट मिलता है। तो वेनेजुएला की कहानी से बाकी दुनिया क्या सीख सकती है? ये एक तरह की केस स्टडी है। यह हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है, जैसे कि अपनी पूरी इकोनॉमी को सिर्फ एक चीज पर टिका देना कितना खतरनाक है। ये हमें मजबूत और आज़ाद इंस्टीट्यूशंस की अहमियत बताती है, और ये दिखाती है कि जब कोई देश राजनीति में बुरी तरह बंट जाता है तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। तो आज की सच्चाई यह है, मादुरो अब भी सत्ता में है। लाखों लोग अपने घरों से दूर हैं, और इस मुश्किल का कोई आसान हल फिलहाल तो नजर नहीं आता। भविष्य अनिश्चित है।
ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर एक देश को कौन सी चीज जोड़े रखती है?